साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग मराठा साम्राज्य पर प्रकाश डालेंगे, साथ ही मराठा साम्राज्य के राजनीतिक चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के एवं उनकी क्षेत्र विजय करने के तथा स्वयं को हिंदुत्व के पुरोधा के रूप में स्थापित करने की श्रृंखला में हम तमाम आयामों पर प्रकाश डालेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में मैंने शाहजहां के विषय पर आधारित लेक्चर लिया था। उस पर हम लोगों ने शाहजहां के विभिन्न कार्यकालों के दौरान हुई घटनाओं पर प्रकाश डाला था एवं यह वही समय था जिस समय चूंकि जैसे जैसे शाहजहां का पतन होते जा रहा था, शाहजहां का युग समाप्त होते जा रहा था, वही युग मराठाओं के राजनीतिक शीर्ष पर पहुंचने का भी युग माना जाता रहा है। इसी समय हम लोग मराठों में शिवाजी महाराज, शाहजी भोसले एवं संभाजी महाराज जैसे तमाम मराठा शासकों पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही हम लोग आगे जाकर बालाजी बाजीराव द्वितीय, अहिल्याबाई होलकर, सिंधिया, ये सभी उत्तरवर्ती मराठा शासक रहे हैं जिन पर हम आने वाले वीडियो व्याख्यानों पर चर्चा करेंगे। चूंकि शिवाजी का कार्यकाल कुछ औरंगजेब के कार्यकाल के समकालीन था एवं कुछ शाहजहां के कार्यकाल के समकालीन था, इसीलिए यहां पर इनको पढ़ना बेहद आवश्यक है क्योंकि शिवाजी ने दोनों की ही नीतियों को प्रभावित किया था। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मराठों के उत्कर्ष के पीछे के कारणों को जानना जरूरी है। साथ ही मराठों के विषय में जो मिथ्स मार्केट के अंदर है या जो विभिन्न धारावाहिकों के माध्यम से, बॉलीवुड के द्वारा निर्मित फिल्मों के माध्यम से या स्कूलों में पढ़ाए हुए कई शिक्षकों के माध्यम से कई ऐसी गलत जानकारियां हैं जो आप लोगों तक पहुंची होंगी और कहीं ना कहीं मराठों के विषय में हमारी जानकारी बेहद ही अधूरी है अगर हम इस वीडियो श्रृंखला को नहीं देखते हैं तो। सर्वप्रथम मैं शिवाजी के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं मराठों को पढ़ाने से पहले कि पूरा देश शिवाजी को मुस्लिम विरोधी शासक के रूप में जानता है। शिवाजी को इस्लाम के विरोधी माना जाता है और अफजल खान और शिवाजी के बीच हुए प्रतापगढ़ किले के निकट युद्ध में इसकी संज्ञा हिंदू मुस्लिम युद्ध के रूप में दी जाती है और अफजल खान पर शिवाजी की विजय को हिंदुओं की मुस्लिमों पर विजय के रूप में बतलाया जाता है, जबकि यह सरासर गलत है। शिवाजी को कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में प्रस्तुत करना या उन्हें हिंदुत्व के आईने से देखना शिवाजी की तौहीन के बराबर है। शिवाजी एक महान शासक थे एवं वो सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक माने जाते थे। शिवाजी के शासनकाल में महत्वपूर्ण पदों पर कई मुस्लिम व्यक्ति भी नियुक्त किए गए थे। कई मुस्लिम महानुभाव थे जो शिवाजी के एडवाइजरी टीम में शामिल थे। आप लोग जानते ही होंगे कि जब अफजल खान ने शिवाजी से प्रतापगढ़ फोर्ट के निकट मिलने के लिए आग्रह किया क्योंकि उसको छल से शिवाजी को मारना था, तो उस समय शिवाजी की सहायता करने वाले जो रैयतुल जमाल थे, रैयतुल जमाल एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उन्होंने सलाह दी थी शिवाजी को कि वे अफजल खान से मिलने जा रहे हैं तो एक वाग यंत्र साथ में लेकर जाएं क्योंकि अफजल खान धोखे से शिवाजी को मार सकता था। इसलिए शिवाजी ने उस जमाल की आदेश पर ही या उसके निवेदन पर ही गुप्त हथियार छुपा करके वो मिलने के लिए गए अफजल खान से और वहीं अफजल खान की उन्होंने हत्या भी करी जब उस जमाल की कही बात सही साबित हुई और अफजल खान धोखे से शिवाजी को मारने का प्रयास कर रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि मोहम्मद हैदर अली, ये जमाल और ऐसे कई नाम आप मुस्लिम नाम देखेंगे जो शिवाजी की मेन एडवाइजरी बॉडी में शामिल थे। इस तरह शिवाजी को एक सांप्रदायिक नेता के रूप में प्रस्तुत करना, एक सांप्रदायिक लीडर के रूप में प्रस्तुत करना, एक सांप्रदायिक योद्धा के रूप में प्रस्तुत करना शिवाजी का अपमान है। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने अफजल खान की जब हत्या करी तो वहां पर अफजल खान के लिए उन्होंने मकबरे का निर्माण कराया। बहुत कम लोग जानते हैं कि अफजल खान के मकबरे का निर्माण शिवाजी के द्वारा ही करवाया गया है।
इसके अलावा अपने ही शासनकाल के अंदर, चूंकि वो चाहते थे, एक लोक कल्याणकारी शासक थे शिवाजी, जो उनके परवर्ती शासक हुए, जो बाद के जो मराठा शासक हुए, उन मराठा शासकों में जैसे माधव राव हो गए, जैसे रघुनाथ राव हो गए, जिनके आगे जाके आप देखेंगे कि सूरत की संधि के तहत जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उन मराठों से या परवर्ती मराठों की तुलना शिवाजी महाराज से नहीं की जा सकती। यह एक लोक कल्याणकारी शासक थे। इनके साम्राज्य में चाहते थे किसान अधिकतम खुशहाल रहे, और किसान की खुशहाली के लिए ही वो प्रयत्न किया करते थे। तो इसी समय उन्होंने न केवल किसानों के लिए बल्कि अपने समुदाय में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लिए भी, अल्पसंख्यकों में क्रिश्चियन समुदाय के लिए भी उन्होंने काफी काम किए। जब उन्होंने जगदीश्वर टेम्पल का निर्माण किया था, जैसा कि अधिकांश लोग जानते होंगे, तो जगदीश्वर मंदिर जब शिवाजी महाराज ने बनवाया तो जगदीश्वर मंदिर के निकट ही उन्होंने एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया, ताकि यदि कोई उनसे मिलने आ रहा है तो एटलीस्ट मस्जिद भी जाए। तो मस्जिद का निर्माण कराना, मतलब कोई मुस्लिम समुदाय से अगर कोई आ रहा है तो वो मस्जिद में अगर नमाज का समय हो गया है उनसे मिलने के दौरान, तो वो नमाज भी वहीं अदा कर सके। इसलिए सभी तबकों के लोगों का ध्यान शिवाजी महाराज के द्वारा रखा जाता था। उनको इस तरह से एक सांप्रदायिक योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया जाना, ये इतिहास की गलत व्याख्या करने जैसा है। अब देखेंगे इन सभी घटनाओं के अतिरिक्त भी माना जाता है कि महिलाओं का सम्मान, चूंकि ये बात सत्य है कि उनकी भी शासकों के समान कई पत्नियां थी, किंतु फिर भी जैसा कि हमें पता ही है कि कल्याण के शासकों पर जब हमला किया था मराठा सेना ने, तो उस समय माना जाता है कि उनकी जो पुत्र वधू थी कल्याण के शासक की, उनको पकड़ करके ले आया गया मराठा शासकों के द्वारा और शिवाजी के सामने लाकर प्रस्तुत किया गया उस महिला को, यानी उनकी बहू को, जो हारे हुए कल्याण के शासक थे, और ला करके शिवाजी से बोला गया कि देखो हम आपके लिए एक उपहार लेकर आए हैं। तो शिवाजी ने उस उपहार को, यानी कि एक महिला को प्रस्तुत किया जा रहा है शिवाजी के सामने एक उपहार के रूप में, तो शिवाजी ने उस उपहार को ठुकरा दिया और बोला कि ये जिसे तुम उपहार बोल रहे हो ये मेरी माता के समान है, और महिला के ऊपर किसी को, भाई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी शासक से है, इसका मतलब यह नहीं कि वो हार गया है तो उसको मैं और नीचा दिखाने के लिए किसी महिला के साथ अभद्र कार्य करूं, या किसी महिला को मैं तिरस्कार करूं महिला का, या मैं उसको एक गलत नियत से देखूं। इस तरह शिवाजी महाराज महिलाओं का सम्मान करने वाले योद्धा के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इनकी गलत तरह से उनको प्रस्तुत किया जाता है। आप महाराष्ट्र की राजनीति देख लें या भारत की राजनीति देख लें, एक भगवे के परिचायक, जबकि उनका भगवा सांप्रदायिक भगवा कतई नहीं था। तो इस तरह से हम लोग जरा मराठों पर और विशेष रूप से शिवाजी पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष सह्याद्री पर्वतमाला के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था, और इनके उत्कर्ष के पीछे दो प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं। एक तो है बीजापुर की आदिलशाही साम्राज्य, बीजापुर का आदिलशाही साम्राज्य, और ऊपर औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियां। चूंकि ये लोग गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर के शासकों के दरबार में सेवाएं मराठे दिया करते थे। मराठे द्वारपाल हुआ करते थे उनके साम्राज्य में, मराठे लोहार का काम किया करते थे, मराठे कुम्हार का काम किया करते थे, मराठे एक अच्छे योद्धा थे तो वो सेनापति के रूप में भी मराठे वहां काम किया करते थे। किंतु मराठों के द्वारा कई वर्षों से इन लोगों को सेवा देने के बावजूद भी इन मुस्लिम शासकों ने मराठों के लिए कभी कोई सौहार्दपूर्ण नीति नहीं अपनाई। मराठे तब भी गरीब थे, इनकी नीतियों से जो किसान थे, जो मुख्यतः हिंदू मराठे थे, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित थे। उन लोगों को रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी इन बीजापुर की आदिलशाही शासकों की गलत नीतियों के कारण। राजस्व की दर 60% से अधिक बढ़ा दिया करते थे। तो एक तरफ तो बीजापुर के आदिलशाही शासक ये कार्य कर ही रहे थे, दूसरी तरफ उत्तर में औरंगजेब भी हिंदुओं के विरोधी नीति अपना रहा था। तो इन नीतियों के आवेश में उस समय शाहजी भोसले ने, जो कि मात्र एक साधारण से सैनिक थे, उन्होंने एक छोटे से मराठा साम्राज्य की स्थापना की, और उस मराठा साम्राज्य को उनके पुत्र पूर्ण प्रताप सुरेंद्र छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि इनका पूरा नाम था, इन्होंने इस नीति को आगे बढ़ाया। शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में हुआ था,
किंतु यह सन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु वे परीक्षाएं जिनमें ईयर्स पूछ लिए जाते हैं उस लिहाज से आप इसको स्मरण कर सकते हैं। और उनकी मृत्यु जिंजी फोर्ट में 1678 के अभियान के बाद उनकी मृत्यु 1680 में हो गई। तो इस तरह अपने 53 वर्षीय जीवन में शिवाजी ने कई क्षेत्रीय शासकों को परेशान करने का कार्य किया और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। इस दौरान चूंकि शाहजी भोसले जो इनके पिता थे शिवाजी के, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सिवनेर महाराष्ट्र में ही एक जगह है सिवनेर, ये सिवनेर के रहने वाले थे और शिवनेर में ही सिवनेरी देवी टेम्पल है। तो जो सिवनेरी देवी मंदिर है, इस सिवनेरी मंदिर के नाम पर ही उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवाजी रखा था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सिवनेरी मंदिर के नाम पर ही इन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवाजी रखा था। शिवाजी के जीवन पर उनकी माता का सर्वाधिक प्रभाव था, जैसा कि कई इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, जिनका नाम जीजाबाई था। और साथ ही समर्थ रामदास तथा दादा कोंडदेव के नाम से इनके 2 गुरुओं का भी जिक्र इतिहास में हमें प्राप्त होता है, जिसमें एक राजनीतिक गुरु थे और एक आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी के। यहां पर देखेंगे कि जब शिवाजी ने शासन संभाला उनके पिताजी की मृत्यु के बाद, तो चूंकि ये साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, लेकिन फिर वही बात है कि सांप्रदायिक सौहार्द तब भी था। इन आदिल शाहियों के और इन औरंगजेब के मुगलों की तरह ये कट्टर हिंदू नहीं थे, जैसे वो कट्टर इस्लामिक थे। यहां पर अल्पसंख्यक इनकी तुलना में अधिक खुश थे मराठा साम्राज्य के अंदर। उस समय शिवाजी ने जब शासन संभाला तो बीजापुर साम्राज्य के शासक आदिल शाह ने शिवाजी का विरोध किया और विरोध करने की दिशा में उन्होंने जब देखा कि शिवाजी ने 1643 में, चूंकि छोटे मोटे लेवल पर शिवाजी के मराठा सैनिकों से लोग अक्सर भिड़ते रहते थे, तो बड़े लेवल पर उसका काउंटर करने के लिए शिवाजी ने 1643 में सिंहगढ़ फोर्ट पर सिंहगढ़ के किले को जीत लिया। यह सिंहगढ़ का किला बीजापुर साम्राज्य के अंदर आता था। यह शिवाजी महाराज की पहली विजय थी सिंहगढ़ के किले के रूप में। जैसे ही सिंहगढ़ फोर्ट को शिवाजी महाराज ने जीता, इस जीत के बाद अब आदिल शाह समझ गया, अब आदिल शाह समझ गया कि इस तरह से ही अगर वो अपने क्षेत्र को बढ़ाते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि कई किलों पर शिवाजी का कब्जा स्थापित हो जाएगा। इसलिए इस नाग को यही कुचलने की आवश्यकता है। इसके लिए आदिल शाह की मां ने, जो आदिल शाह की मां थी उस समय बीजापुर साम्राज्य में, उन्होंने बीजापुर साम्राज्य के सेना के सेनापति यानी बीजापुर के सेनापति को यह जिम्मा सौंपा कि वे 2 कार्य करें। एक तो सिंहगढ़ के किले को छुड़ाएं, किससे? शिवाजी से। और दूसरा, शिवाजी को कैद करके वह बीजापुर लेकर आए। ये जिम्मा दिया एक व्यक्ति को जिसका नाम था अफजल खान। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है अफजल खान। ये इतना क्रूर सेनापति था अफजल खान कि इसके बारे में कहानी प्रसिद्ध है। इसकी 63 पत्नियां थी, 63 वाइफ। और ये अपनी, ऐसा बात नहीं थी, अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करता था, किंतु ये इतना एंटी वुमेन था या इतना रूढ़िवादी व्यक्ति था कि जब ये शिवाजी के विरुद्ध लड़ने जा रहा था तो ये तो जानता था कि शिवाजी एक स्ट्रॉन्ग किंग है और उनकी मराठा सेना भी एक बहुत विशाल सेना है, तो उनसे लड़ना और उसके बाद जीतना एक
कठिन टास्क था, टफ टास्क था उस समय। तो इन्होंने, अफजल खान ने पहले ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिषी से जाकर के इन्होंने बोला कि आप मेरा भविष्य बताएं कि मैं शिवाजी के खिलाफ लड़ने जा रहा हूं, क्या मैं विजय प्राप्त कर पाऊंगा। ऐसा वैसे सेम इंसिडेंट एक शिवाजी के साथ भी हुआ था। जब कहा जाता है, एक जनश्रुति है, एक लोक कथा है कि उन्होंने शेरनी का दूध निकाल कर लाया था, लेकिन एक लोक कथा है, एक जनश्रुति है। इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि अपने गुरु के कहने पर उन्होंने शेरनी का दूध निकाल के लाया था। इसमें वास्तविकता हमें सबूत देखने को नहीं मिलते। लेकिन अफजल खान एक ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिषी ने अफजल खान से बोला कि ये जो आप युद्ध लड़ने जा रहे हो शिवाजी के विरुद्ध, ये युद्ध आपके जीवन का अंतिम युद्ध होगा, इसलिए इस युद्ध को आप एक अंतिम युद्ध की तरह मानकर लड़ें। यानी कि हर वह जरूरी कार्य, हर वह महत्वपूर्ण कार्य जिसको आप जीवन में जीते जी करना चाहते हैं, चाहे आप मक्का मदीना होके आना चाहते हैं या आप जो भी आपकी विश हो, आप उसको एक बार पूरी कर दीजिए, क्योंकि हमारा गणित यह कहता है कि इस युद्ध के बाद आप जिंदा नहीं बचोगे। तो अफजल खान ने ज्योतिषी की इस घोषणा के बाद जब उसे पता चला कि वो मर जाएगा, तो उसने अपनी 63 रानियों को एक तालाब में डुबो के, जो कि पोखर होता है, उसमें डुबोकर अपनी 63 रानियों को मार डाला। और उन 63 रानियों की कब्र उसने महाराष्ट्र में आज भी, मतलब आज भी वो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर वो कब्र 63 रानियों की, जिसे 63 रानी कब्र कहते हैं। और वो 63 रानियां अफजल खान की ही है, जिनकी हत्या अफजल खान ने ज्योतिषी के कहने पर करी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अफजल खान मर जाए और अफजल खान की 63 रानियां, जिसे अफजल खान बेइंतहा प्यार करता है, वे किसी और शासक के पास ना चली जाए या वो और किसी से विवाह ना रचा लें। इसलिए उन्होंने अपनी सभी 63 रानियों को मार डाला। उसके बाद अफजल खान फिर शिवाजी से मिलने गए और जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि बड़ी ही साहसिक तरीके से शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी, जो कि एक अपराजित सेनापति था, कभी हारा नहीं था वो अपने जीवन में, लेकिन शिवाजी के विरुद्ध संघर्ष में अफजल खान की मृत्यु हो गई। अफजल खान की मृत्यु के बाद यहां पर लगातार दक्षिण भारत में शिवाजी अपने क्षेत्र को बढ़ाए जा रहे थे और जैसे ही उनका क्षेत्र बढ़ गया, उन्होंने इसी समय 2 विशेष प्रकार के कर अपने मराठा साम्राज्य में लागू कर दिए। और ये 2 विशेष प्रकार के कर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये बल्कि आज की फैक्ट ऑफ द क्लास है। वो है सरदेशमुखी टैक्स, सरदेशमुखी कर एक, और एक है चौथ। जो सरदेशमुखी टैक्स होता था और जो चौथ टैक्स होता था, इन दोनों के में अंतर भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। आप उत्तर प्रदेश पीएससी का 2018 का पेपर आराम से मिल जाएगा ऑनलाइन, जो 28 अक्टूबर 2018 को हुआ था। इसमें प्रीलिम्स में सरदेशमुखी टैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था और ऐसा नहीं पहली बार ही आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, सरदेशमुखी चौथ के ऊपर कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो जो सरदेशमुखी टैक्स था, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो मराठा शासक होते थे यानी कि शिवाजी महाराज, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो अपने क्षेत्र के अंदर जो किसानों से वो टैक्स लेते थे अपने क्षेत्र के अंदर, मराठा साम्राज्य के अंदर, उससे सरदेशमुखी टैक्स कहते थे, जो कि एक कृषि लगान था और इसे वार्षिक आधार पर लिया जाता था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मासिक आधार पर नहीं लिया जाता था, इसको एनुअल बेसिस पर इस टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। एंड दिस टैक्स नॉन एज द सरदेशमुखी टैक्स, सरदेशमुखी कर के नाम से जाना जाता था, अपने साम्राज्य के किसानों से लिया जाता था जो मराठा साम्राज्य के अंदर निवास करते हैं। और यह कर की दर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, और वह थी 1/10। सरदेशमुखी टैक्स का रेट था 1/10, यानी कि अगर किसी किसान के खेत से 100 बोरे अनाज के हैं तो उसमें से 10 बोरे अनाज के शिवाजी महाराज की मराठा शासन को देना होता था। और केवल इसलिए शिवाजी इसलिए लिया करते थे टैक्स को कि बस वो उन्हें आश्वासन दे सके, ताकि उन्हें वो भी आश्वस्त हो सके कि भाई इनसे जो रेवेन्यू मुझे मिल रहा है इसका मुझे रिटर्न करना है उनको, केवल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मराठा साम्राज्य के नागरिकों से उस समय पूरे शासक चिढ़ा करते थे और हमेशा उनकी दृष्टि या भवें टेढ़ी रहती थी इन लोगों के लिए।
हमेशा वो कुछ ना कुछ नीति अपनाया करते थे इन लोगों को खत्म करने के लिए। तो उनकी सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला एक कर था, वैसे तो ये लगान था, कृषि लगान था, बट इसके बदले में शिवाजी उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देते थे, यानी कि सेना पर खर्च किया करते थे। 1/10 यानी कि भारत के इतिहास में सबसे लो टैक्स रेट जो होता था। आज तक आपने 1/10 का टैक्स रेट जो था आपने नहीं सुना होगा, किसी भी शासक के द्वारा इंपोज किया हुआ 1/10 टैक्स रेट था शिवाजी महाराज का, जो कि कोई भी किसान आसानी से दे सकता था। इसके बाद चौथ 1/4 होता था। चौथ कौन सा टैक्स होता था? तो चौथ का जो टैक्स होता था वह मराठा साम्राज्य के बाहर के किसानों से लिया जाता था। उन किसानों से जो स्वतंत्र है, वह क्षेत्र जो स्वतंत्र है, जो किसी भी साम्राज्य के शासक के अंतर्गत नहीं आता, वह क्षेत्र स्वतंत्र क्षेत्र है, उनसे, लेकिन वो मराठों में भी शामिल नहीं है, उनसे शिवाजी चौथ टैक्स लेते थे, जो कि 1/4 यानी कि 25% टैक्स रेट होता था। यानी इससे कई गुना ज्यादा टैक्स होता था। इसलिए देते थे क्योंकि आप हमसे बाहर हैं और आप पर हम हमला नहीं कर रहे हैं। इस बात का आप शुक्रिया अदा करो कि हम आप पर हमला नहीं कर रहे हैं। बस उसका शुक्रिया अदा कैसे? कोई थैंक यू बोलने से तो काम चलेगा नहीं। आप टैक्स का रेट 1/4 दो, जो हम 1/10 हमारे मराठा साम्राज्य के किसान देते हैं। यानी यदि आप इस टैक्स से बचना चाहते हो, चौथ टैक्स से आप सरदेशमुखी के फॉर्म में टैक्स में आना चाहते हो, तो आप अपना पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे मराठा साम्राज्य के अंदर विलीन कर दो। इस तरह से चौथ और सरदेशमुखी टैक्स इस समय शिवाजी महाराज ने लागू कर दिया था। इसके बाद 1654 में शिवाजी ने पुरंदर के किले पर हमला किया, पुरंदर के किले पर, और 1654 इंपॉर्टेंट ईयर है, शिवाजी ने पुरंदर के किले को या पुरंदर फोर्ट को जीत लिया। आपने इतिहास में पुरंदर फोर्ट के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा। 1665 की पुरंदर की संधि, जो राजा जयसिंह और जो आमेर के शासक थे और शिवाजी के बीच हुई थी, वो भी आपने पढ़ा होगा। पुरंदर का जिक्र इतिहास में कई बार मिलता है। तो ये पुरंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ध्यान दीजिएगा, एक बार पेपर में प्रश्न आया था कि पुरंदर का फोर्ट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मुगलों का जो शस्त्रागार था, इसलिए नहीं भूलना है, जो मुगल साम्राज्य के शासक थे वो अपने जो हथियार होते थे, तो गोले बारूद वगैरह, बाकी भी जो वेपन्स वगैरह जो होते थे, वो सब पुरंदर के किले में रहते थे। इसलिए जब भी पुरंदर के किले पर कोई अटैक करता था, समझ लो भले मुगल दिल्ली से शासन चला रहे हैं, मुगलों के गले दबाने के बराबर होता था पुरंदर का किला, क्योंकि उनके पूरे हथियार तो इनके पास आ गए। तो एक प्रकार की उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ करती थी पुरंदर फोर्ट, और वहां पर हथियार रखे जाते थे। तो पुरंदर के किले पर हमला कर दिया शिवाजी ने और पुरंदर के किले पर कब्जा कर लिया। जब पुरंदर के किले पर कब्जा किया तो यहां औरंगजेब मजबूर हुए शिवाजी के खिलाफ अभियान चलाने में, और औरंगजेब के द्वारा अब पहली बार शिवाजी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा। अभी तक आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के क्षेत्रीय शासकों से उनका संघर्ष होता रहा। शिवाजी ने औरंगजेब को इस कदर परेशान किया कि इनके अपनी जीवन के, यानी कि औरंगजेब के अपने जीवन के 27 वर्ष, अंतिम 27 वर्ष दक्षिण भारत में ही बीत गए। दक्षिण भारत में ही बीत गए। इमेजिन, जिस दक्षिण भारत को ये लोग कब्रगाह बोला करते थे कि दक्षिण में मिलेगा क्या, लाल मिट्टियां, कोई वहां बड़े बड़े किसान तो मिलते नहीं थे, कोई उपजाऊ जमीन, उत्तर भारत की तरह तो कोई उपजाऊ जमीन थी नहीं। जब जिस दक्षिण भारत को कब्रगाह बोलते थे, उस दक्षिण भारत में औरंगजेब को 27 साल अपना अंतिम वही ध्यान लगाना पड़ा, और कारण सिर्फ एक थे, वो थे शिवाजी। तो उस समय पुरंदर के किले पर जब हमला किया तो औरंगजेब ने शाइस्ता खान, इंपॉर्टेंट नाम है, शाइस्ता खान के नेतृत्व में एक और अभियान चलाया शिवाजी के विरुद्ध। और यह जो अभियान था, जो शाइस्ता खान के नेतृत्व में चलाया था, यह 1658 में चलाया गया था। इस अभियान में माना जाता है कि शिवाजी को कैद करने के उद्देश्य से शाइस्ता खान आए मराठा साम्राज्य की तरफ, और यहां पर उन्होंने बड़ी ही चालाकी से शिवाजी के जो बेड़े थे, जो नावें थी, उन सब पे कब्जा कर लिया और कोशिश करी शिवाजी को नाविक क्षेत्र में, या जो नौसेना थी, उनको ध्वस्त करके उन्हें कमजोर करने की। किंतु शिवाजी
को कब्जे में करने के श्रृंखला में यह परास्त हुए और शिवाजी ने इनकी उंगलियां काट दी पकड़कर, लेकिन जान से नहीं मारा, जानबूझ करके, ताकि ये जाए अपनी कटी उंगलियां जा करके दिखाए औरंगजेब को। तो शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी शिवाजी ने पकड़ करके और उसे वापस भेज दिया मुगल साम्राज्य की तरफ। तो यह औरंगजेब के पास गया। औरंगजेब भी शाइस्ता खान की कटी उंगलियां देखकर वो समझ गया कि यह तो घोर अपमान है, इससे बेटर होता कि शाइस्ता खान को खत्म कर देता शिवाजी, तो वो इतनी इंसल्ट नहीं होती। इसलिए शाइस्ता खान को उन्होंने बंगाल में अपॉइंट कर दिया इसके बाद, और अब अगली जिम्मेदारी दी राजा जयसिंह को, जो कि आमेर के शासक थे। तो यह जो राजा मानसिंह को, यह जो राजा मानसिंह थे जो कि अजमेर के शासक थे, इन्होंने दक्षिण भारत का अभियान चलाया और इसमें उन्होंने वर्ष 1665 में उन्होंने शिवाजी से संधि कर ली, शिवाजी से संधि करी, और इस संधि को पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस पुरंदर की संधि के एक वर्ष पूर्व ही, यानी 1664 में, शिवाजी ने सूरत पर हमला किया था। इंपॉर्टेंट ईयर जितने हैं मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूं, आप लोग कृपया करके उसको नोट आउट कर लीजिएगा। जो भी नाम इंपॉर्टेंट है या जो भी व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या जो भी इवेंट इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो 1664 में सूरत पर हमला किया पहली बार शिवाजी ने सूरत पर 2 बार हमला किया था। सूरत को मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार पुरंदर के किले में मुगलों का शस्त्रागार था, उसी प्रकार सूरत मुगलों की इकोनॉमिक कैपिटल थी, और पूरा लगभग व्यापार जो था उनका, बड़े धनाढ्य व्यापारी जो थे वो सूरत में ही थे। तो जब भी सूरत पर हमला किया जाता था तो उनकी इकोनॉमिक कवर तोड़ दी जाती थी मुगलों की। तो सूरत पर हमला 1664 में पहली बार जब शिवाजी ने किया था, तो ही पुरंदर की संधि करने के लिए शिवाजी को मजबूर किया औरंगजेब ने। वो कैसे हुआ वो उसको भी हम देखते हैं। इसके बाद दूसरी बार जो सूरत पर हमला हुआ था वो 1670 में किया था शिवाजी ने। तो इस तरह पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी ने इस संधि को स्वीकार किया, और इस संधि में चूंकि शिवाजी को मानसिंह के द्वारा घेर लिया गया था, और इसके बाद शिवाजी को दिल्ली आने के लिए न्योता दिया गया कि वो आए और आकर दिल्ली दरबार में प्रस्तुत हों। शिवाजी ने दिल्ली दरबार में जाने का न्योता स्वीकार कर लिया और अपने बेटे संभाजी को भी मुगलों का यानी औरंगजेब का मनसबदार बना दिया, उसको भी वहां अपॉइंट कर दिया। और ऐसा शिवाजी ने इसलिए किया क्योंकि शिवाजी को पुरंदर के किले के आसपास ही घेर लिया गया था, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनकी भी जान बच पाई थी, और यहाँ पर मुगल सेना उनसे थोड़ी सी भारी साबित हुई। और सीधी सी बात है, मुगलों की सेना की तुलना में इनकी सेना तो 1/5 भी नहीं थी मराठों की। तो इस तरह अंततः औरंगजेब के आगे शिवाजी को झुकना पड़ा और शिवाजी को जाना पड़ा दिल्ली। शिवाजी जब दिल्ली पहुंचे तो वहां शिवाजी को औरंगजेब ने गिरफ्तार करके जयपुर के किले में बंद करवा दिया, और जयपुर के किले में बंद करवाने के बाद अब शिवाजी की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई थी। शिवाजी को समझ में आ गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है इस पुरंदर की संधि को स्वीकार करके दिल्ली आने की, क्योंकि संधि के तहत कुछ पैसे तो शिवाजी को मिले थे, आर्थिक रूप से तो भले फायदा हुआ था, किंतु संधि की शर्त को मानने के तहत इनको दिल्ली भी उपस्थित होना था, और इन्हें मुगलों के हाव भाव को देखकर कतई नहीं लग रहा था कि मुगल शिवाजी के साथ ऐसा करेंगे। उसके बाद फिर इन्हें जब गिरफ्तार कर दिया गया, उस समय कहा जाता है कि इन्हें जब जयपुर के किले में कैद किया गया तो उस किले में देखिए यहाँ पर 2 जनश्रुतियां हैं। एक तो यह है कि जब शिवाजी और उनके साथियों को कैद किया गया तो उन्होंने मॉनिटर लेजर्ड यानी कि एक छिपकली होती जिसको गोयरा बोलते हैं, बिलगोह बोलते हैं, बिलगोह नामक जीव जो कि अगर किसी चीज को पकड़ लेता है तो माना जाता है कि उसकी पावर, उसकी आंतरिक शक्ति अन्य जीवों के समान, इवन हाथी से भी मोटी उसकी चमड़ी होती है और उसकी पकड़ सबसे मजबूत होती है, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि उसको पकड़ लिया था किसी बिल में से, और उसकी पूंछ में सभी मराठों ने अपनी धोतियों को बांध करके और उसको कुछ ऊंचाई पर फेंका था उस जीव को, और जाकर के उसने किसी डगाल को पकड़ लिया था और एक एक करके सभी
जो मराठा कैदी थे जो जयपुर के किले में बंद थे, वो सब के सब पार हो गए थे। ऐसा एक जनश्रुति ये है। दूसरी जनश्रुति जो ज्यादा ऑथेंटिक है वह यह है कि शिवाजी का उस समय जन्मदिन था जब जयपुर के किले में वे कैद थे। तो उस समय मराठाओं ने मिठाइयों की टोकरियां भेजी शिवाजी के लिए जयपुर के किले में, और उन्होंने निवेदन किया कि मेरे लिए जो मिठाइयों की टोकरी आ रही है कृपया उसे आने दे, मैं सभी दरबारियों को मिठाई खिलाना चाहता हूं क्योंकि मेरा जन्मदिवस है। तो उन्हें परमिशन मिल गई क्योंकि जन्मदिन था, जन्मदिन की तो परमिशन दे ही दी जाती है। तो जब मिठाइयों की टोकरियां आई तो शिवाजी 2 तरह की टोकरियां आई थी, उसमें एक में मिठाई रखी थी और दूसरी जो टोकरियां थी उसमें कुछ मराठा सैनिक थे। तो दोनों की परमिशन ले ली गई थी। सैनिकों से पहले ही कह दिया था कि ये बिना हथियार के ही आएंगे, इसलिए उनको आने दिया जाए, हमारे सैनिक बिना हथियार के रहेंगे। तो इस तरह जब दोनों टोकरियां जयपुर के किले में गई तो बड़ी ही चालाकी से शिवाजी ने एक मराठा सैनिक को जो शिवाजी का ही तरह दिखता था उसको शिवाजी ने अपना ड्रेस पहनाकर बिठा दिया वहीं जयपुर के किले में, और स्वयं दूसरे टोकरे में बैठ करके वो मराठा साम्राज्य में वापस आ गए और शिवाजी ने अपनी जान बचा ली। तो इस तरह शिवाजी के बारे में ये दूसरी जनश्रुति है। एक जनश्रुति जो मैंने बताया मॉनिटर लेजर्ड के माध्यम से वो निकले थे, दोनों ही हैं। दोनों में से ये जो मिठाई वाली, इस पर इतिहासकारों ने अधिक जोर दिया है कि ये ज्यादा सत्य घटना है, लेकिन वो उस समय चूंकि किसी साहित्यकार ने उसका लेखन नहीं किया था, इसलिए केवल लोक कथाओं और मराठी कविताओं के माध्यम से ही हमें ये शौर्यगान शिवाजी का सुनने को मिलता है। तो इस प्रकार शिवाजी जब आए वापस मराठा साम्राज्य में तो उन्हें पता था उनके साथ धोखा हुआ था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर मुगल साम्राज्य को भारत से खदेड़ देना चाहते थे। और पहली बार वर्ष 1670 में जब सूरत को लूटा शिवाजी ने दूसरी बार, पहली बार 64 में और दूसरी बार 70 में, यह प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है कि कितनी बार सूरत पर हमला हुआ था। दूसरी बार जब लूटा था तो इस समय शिवाजी ने हिंदू एकता पर बल दिया, हिंदुत्व पर बल दिया, और उन्होंने बोला कि मुगल साम्राज्य को हमें यहां से खत्म करना है। लेकिन इनका हिंदुत्व जो था वो कतई सांप्रदायिक नहीं था, उसमें इनके साम्राज्य के जितने भी मुस्लिम्स थे वो सब शामिल थे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह हिंदुत्व मुगलों के विरुद्ध था, मुस्लिम्स के विरुद्ध नहीं था। तो 1670 में इन्होंने हमला किया और इसी समय हम देखेंगे कि बड़े पैमाने पर सूरत को लूटा उन्होंने। 1678 में 1678 में जिंजी के आक्रमण, जो कर्नाटक अभियान था, जिंजी के किले पर, यह पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि जिंजी के किले पर आक्रमण कब किया गया था शिवाजी के द्वारा। तो 1678 में जिंजी के किले पर आक्रमण किया गया था, जो शिवाजी का कर्नाटक अभियान था। इस जिंजी के किले पर अटैक करने के बाद पता चला कि शिवाजी के पुत्र ने विद्रोह कर दिया है, और उस विद्रोह के बाद शिवाजी अपने चूंकि पुत्र से बड़ा प्रेम करते थे, और वो जब विद्रोही हो गए तो शिवाजी को काफी सदमा लगा, और यहीं से शिवाजी जो थे उन्होंने बेड पकड़ लिया, और माना जाता है कि उनकी सेहत में गिरावट होने लगी, और वर्ष 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। और शिवाजी की मृत्यु के बाद भारत के आसमान का एक ओजस्वी सितारा प्राकृतिक रूप से ही उसका पतन हो गया। किसी ने उसे परास्त नहीं किया, किसी ने उसे हराया नहीं, जो कि न केवल हिंदू धर्म के लिए एक आदर्श है, बल्कि हर उस शासक के लिए आदर्श है जो लोक कल्याण को चरम पर रखता है, तथा हर उस व्यक्ति के लिए आदर्श है जो सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास रखता है। ये सभी के शासक थे, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। वर्तमान की राजनीति जो काफी हद तक सांप्रदायिकता की ओर झुकी हुई है, नफरत वोट बैंक का एक आधार है, ऐसे में शिवाजी का नाम का उपयोग करना शिवाजी के अपमान करने के ही बराबर है। हम लोग अगली कक्षा में शिवाजी के अष्टप्रधान, जो उनका प्रशासन था, उस पर प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।